Gentlemen, we are about to begin our next session titled Aap Biti, Jag Biti, Khawateen aur Khud Nawish. Kindly take your seats and either switch off your mobile phones. There are no seats. There are no more seats. Kindly switch off your mobile phones or put them on silence mode. Participants of this session are Kishwar Nahid, Azra Abbas, Sheen Farrukh and Atiya Dawood. The session is being moderated by Tanveer Anjum. Ms. Tanveer Anjum is a poet, translator and academic. Her translations, she has many published collections of poems and ghazals. Her translations from international literature have appeared in several literary magazines as well as in book form. Ms. Anjum obtained a PhD in linguistics from the University of Texas, Austin. She is engaged in teaching English language and literature since 1980. The duration of the session is 60 minutes in total. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. A question and answer session will be held at the end. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर जमा हैं एक बहुत ही अहम सेशन के लिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये एक ऐसी सिन्फ के बारे में है जो उर्दू में बहुत नई नहीं है और ख़ास तौर और बहुत ही मुश्किल सिन्फ इस लिहाज से है कि इसमें ज़हरा आप आ रही हैं, हम उनके लिए जगह बनाते हैं। कुछ और लोग यहाँ आकर अगर नीचे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो खुद नविश बड़ी गलत बात है। औरतों का सेशन किया तो उसके अंदर इतनी छोटी सी जगह इतने सारे लोग भी है बहुत। तो ये मैं बात कर रही थी कि बहुत मुश्किल सिन्फ इस लिहाज से है कि जो लिखने वाला है उसको हमेशा ये खौफ दामनगीर रहेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उससे मेरी ज़िंदगी पर कोई हर्फ आ सकता है, लोग मुझे चैलेंज कर सकते हैं, लोग मेरे मोहब्बत के रिश्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। तो मर्दों के लिए ये बात इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमारे साथ जमा हैं चार बहुत ही बहादुर जुर्रतमंद ख़वातीन जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगियों की दास्तान दूसरों के सामने खोल कर रख दी है। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर जमा है, जो लोग यहाँ पर हैं वो बहुत बड़ी शायरात हैं और अदीबाएँ हैं। उन्होंने अफसाने लिखे हैं, शायरी लिखी है। किश्वर नाहिद, मुझे उनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। जिस किताब पर हम यहाँ बात करेंगे वो है बुरी औरत की कथा। उनके साथ शीन फ़र्रुख मौजूद हैं। शीन फ़र्रुख की एक किताब हाल ही में शाये हुई है। उन्होंने भी अफसाने लिखे हैं और सहाफ़त में उन्होंने काम किया है। एक सहाफ़ी की हैसियत से वो बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनकी किताब का नाम है जीने का जुर्म, जो हाल ही में शाये हुई है। अज़रा अब्बास बहुत ही मारूफ़ और मकबूल शायरा हैं जो 40 साल से लिख रही हैं और बहुत सी शेरी मजमूए आए हैं, उनके अफसानों की किताबें आई हैं और उनकी किताब मेरा बचपन उनकी खुद नविश्त है, जिस पर हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा अतिया दाऊद हैं। अतिया दाऊद भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, सिंधी की शायरा हैं, उर्दू की शायरा हैं और कुछ अफसाने भी इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने किताब लिखी है आईने के सामने, उनकी खुद नविश्त है। ये सारी किताबें वो हैं जिनके बहुत पजीराई हुई है, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में इनके तर्जुमे भी शाये होते रहे हैं।
तो खुद नविश्त के मसाइल बहुत गंभीर हैं लिखने के, लेकिन इन सब लोगों ने ये जुर्रत की है कि ये लिखी है। तो हम सबसे पहले अतिया दाऊद की किताब के बारे में बात करूँगी, जिन्होंने लिखी आईने के सामने। इसके लिए इनको कमीशन किया गया बाकायदा, ये इंडिया में रहीं कुछ अरसे जहाँ पर उन्होंने इस किताब को मुकम्मल किया, और पहले ये इंडिया में छपी और उसके बाद ये पाकिस्तान में छपी है। ये इतनी बहुत ही एक अहम दस्तावेज़ है, क्योंकि ये सिंध की एक आम लड़की को, एक औरत की ज़िंदगी को, एक औरत जिसका ताल्लुक़ एक बहुत ही रिवायती किस्म के और कंजर्वेटिव ख़ानदान से है। उनके वालिद साहब एक मौलवी थे, तो उन्होंने एक जुर्रत की, एक बगावत की एक दास्तान है जो इसमें है। इसके अलावा सिंध के देही ज़िंदगी की एक दास्तान भी हमें इस किताब में मिलती है। तो इसमें गांव की ज़िंदगी भी है, फिर शहर की ज़िंदगी भी है, उनकी यानी उनके अदबी सरगर्मियाँ, उनकी सियासी सरगर्मियाँ, क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इसके अलावा उन्होंने ये भी जुर्रत की है कि अपने इश्क के क़िस्से भी इसमें बयान किए हैं, शादीशुदा होते हुए और बच्चों के साथ। तो मेरा ख़्याल ये एक बहुत ही अहम बात है। तो जिस बात पर भी आप अपनी किताब के बारे में कुछ बताना चाहें तो अतिया आप बताइए। हाँ ज़रूर, मेहरबानी। असल में ये था कि ऑटोबायोग्राफ़ी में जो कुछ लिखा जा चुका वो किताब तो अब हमारे हाथों से निकल चुकी, मार्केट में आ गई, मगर उसको लिखना और उसके बाद उसको सहना ये एक अलग दास्तान होती है। मतलब एक ऑटोबायोग्राफ़ी के बाद एक उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी आ सकती है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये थी कि कितना भी इंसान बहादुर होता है मगर रहना उसको इसी समाज में होता है। मेरे सामने सिर्फ 3 लोग थे जिनकी मुझे फ़िक्र थी, कि खुदा बख्शा बड़ो, सुआ और सोहाई। मुझे ये लग रहा था कि ये तीनों क्या अगर किसी हवाले से या किसी तरह से मुझसे नाराज़ हुए तो इन रिश्तों को मैं क्या करूँगी। तो मगर मसला ये था कि मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटियां जो हैं वो प्रेजेंट करती हैं मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी लेकर अपने दोस्तों को, और बहुत मज़े से मेरे इश्क की दास्तान सुनाती हैं दोस्तों को। और इनके दोस्त कहीं भी मुझे अचानक किसी भेड़ में भी मिल जाते हैं तो पूछते हैं कि आंटी फिर वो आपके इसका क्या वाक़या है, और मैं भी आराम से उनको बता देती हूँ। तो ये हिम्मत मुझे मेरी बेटियों ने दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो खौफ था मेरे अंदर वो ये था कि मेरी फ़ैमिली, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं जुड़ी हुई हूँ अपने ख़ानदान से, इसमें और भी वाक़यात हैं, मेरे मामू हैं, मेरी जो है ना बहनें हैं, भांजे हैं, उनकी ज़िंदगी के भी वाक़यात हैं जो किसी न किसी तरह से मुझसे जुड़े हुए थे। और मुझे खौफ था कि वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे, मगर जो है एक बदकिस्मती है जो कि मेरी खुशकिस्मती बन गई कि मेरी फैमिली में सब लोग, मेरे मामू जो हैं वो PhD हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरे जो भांजे हैं वो पोस्ट डॉक्टरेट हैं। और जब ये किताब का रिव्यू छपा इंग्लिश में तो उन लोगों ने बड़ी खुशी से मुझे मुबारकबाद दी, और फिर मैंने मजबूरन उनको किताब दी। मगर अभी तक मेरी फैमिली में कभी किसी ने किताब खोल के पढ़ी नहीं है, सिर्फ तो बचत हो गई। सिर्फ तस्वीरें देखी हैं, और उसमें उनके क्वेश्चंस यही होती हैं कि क्यों फ़लाँ की तस्वीर क्यों नहीं दी, मेरी क्यों नहीं दी, मगर ये नहीं कि इसमें लिखा क्या है, ये किसी ने नहीं देख के पढ़ा। वो भी तो हाँ, बस उनकी जहालत मेरे काम आ गई, और फिर अब मैं ज़्यादा इसके लिए जो है ना वो हो गई। और अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ऑटोबायोग्राफ़ी लिखने के दौरान, क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी जो है वो मेरी बहुत अज़ियतों से भरी पड़ी है, तो मैं इसलिए कभी पढ़ती हूँ तो मैं रो पढ़ती हूँ उसको। तो उसको लिखना मेरे लिए किसी तरह से आसान नहीं था, और उसमें मुझे से झंझट में फंसाने वाले हमारे दोस्त आसिफ फ़ारूकी थे, जिन्होंने, जब मुझे इंडिया से एक इनविटेशन आई थी 3 महीने के लिए, तो आसिफ ने कहा कि तुम्हें क्या, बस लिख लेना। तो वो 3 महीने जो है जितना मैं ज़्यादा तड़पी हूँ, यानी वो पूरी ज़िंदगी मैंने दोबारा जी, जिसमें मुझे इतनी अज़ियतों से गुज़रना पड़ता था और मुझे किसी चीज़ का किसी तरह का होश नहीं था, और बाकायदा मैंने वो दोबारा से सारी अज़ियतें सही हैं।
तो इस तरह से बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि उसके छपने के बाद जो मुझसे सवाल होते रहे, यानी इंडिया में भी जो हमारे दोस्त हैं, मतलब औरत को किस हवाले से देखते थे, तो वो मुझसे पूछते थे इसमें ये जिक्र क्यों नहीं किया कि शराब पीती हो। मैंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि शराब पीना या नहीं पीना, ये हमारी ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में और भी बहुत बड़े 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 वाक़यात होते हैं। एक मर्द जब इस तरह के लिखता है, या एक मतलब फैंटेसी, जो मर्द जिस फैंटेसी में जाता है, और औरत की फैंटेसी, औरत की ज़िंदगी में इतनी ओरिजिनलिटी है। अगर किश्वर की कहानियों में जो ये चीज़ आती है वो इतनी आर्टिस्टिक तरीके से, इतनी नेचुरल तरीके से आती है, तो वो मुझे अभी भी फैंटेसी की तरीके से लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब तक मेरी शायरी में नज़में पढ़ती थी तो लोग उसमें से मेरा सच पकड़ते थे। मुझे कहते थे, अगर तलाक पे नज़म होती थी तो कहते थे अबड़ों से इसके तलकात ख़राब हो गए, या जो है ना आबिती लिखी थी तो वो यही था कि देखा। और जब मैं एक मुशायरे में पढ़ती थी तो लोग अबड़ों की तरफ देख देख के कहते थे अल्लाह शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। और इस तरह से जो है ना उसमें मेरा वो लोग सच पकड़ते थे, वो समझते थे इसमें सच है। और ऑटोबायोग्राफी में झूठ पकड़ते हैं कि नहीं ये बात कैसे हो सकती है। भाई आज अगर यहाँ पूछते हैं कि क्या सच लिखा है, भाई अगर मुझे नहीं लिखना होता तो मैं कोई और भी सिन्फ ले सकती थी, कोई फिक्शन में जाती, कहानी लिखती। तो जब मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो इसका मतलब है सच है। ठीक है, आगे फिर आप है। चले, अतिया दाऊद की किताब में बहुत से उन मौज़ूआत पर भी का भी जिक्र है जो हमारे यहाँ टैबू समझे जाते हैं। और मेरा ख़्याल है ये सारी इन किताबों के बारे में ये है कि औरतें अब वो जुर्रत हासिल कर रही हैं कि उन तमाम टैबू जो मौज़ूआत थे उनको भी छेड़ें। तो मैं अज़रा की किताब के बारे में बात करूँगी जिसका उन्वान है मेरा बचपन। एक तो ये बात है कि ये बचपन की कहानी है, इससे कुछ लोग ये समझेंगे कि बचपन की कहानी है तो इसमें शायद ऐसे ही एक खिलंडरी लड़की की कहानी है, लेकिन वो लड़की एक आम लड़की नहीं है, एक बागी लड़की है। और उसने मतलब अपने तहरीर से हर जो हमारे समाजी स्ट्रक्चर्स हैं उनको उसी तरह चैलेंज करे। हालांकि उसमें कोई तबसरा नज़र नहीं आता, एक एक पैराग्राफ इसमें लिखा है उसने, एक एक वाक़या एक एक पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। लेकिन ये एक बहुत अहम किताब बनी है जिसका इंग्लिश तर्जुमा हुआ है और भी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है। तो अज़रा ने किस तरह से इन टैबू बातों को छेड़ा है और क्या क्या लिखा है, तो हम अज़रा से इस मौजू पे बात करते हैं। आवाज़ आ रही? छेड़ा वेड़ा तो बताइए मैंने। अच्छा, मैंने तो बस क्योंकि मेरी जब भी मैं परेशान होती, बचपन में नहीं, जवानी में, और जब मेरी आज़ादी को सल्ब किया जाता तो मैं अपने बचपन में कूद जाती थी और वहाँ मज़े करके आ जाती थी, जो मज़े मैं कर चुकी थी। और इसी चीज़ ने मुझे मुसलसल अपना बचपन याद कराया। शादी के बाद भी जब मैं किसी मुश्किल में फंसती थी तो मैं दौड़ के उन गलियों में निकल जाती थी जिनमें मैं साइकिल चलाती थी, गुल्ली डंडा खेलती थी, पतंग उड़ाती थी। और ज़ाहिर है जब बाहर निकलती थी तो बेशुमार ऐसे वाक़यात थे जो उस वक्त तो शायद मेरी समझ में भी नहीं आए, लेकिन जब मैंने बाद में उसको याद किया तो वो बहुत अजीब वाक़यात थे। तो इस तरह वो मेरा बचपन लिखा गया। उसमें एक लोग कहते हैं कि खूबी ये है कि जो भी वाक़या तुमने लिखा है वो लगता है कि तुम वहाँ मौजूद हो, वो माजी का वाक़या नहीं लगता है, वो हाल का वाक़या। तो तुमने हाल के सीगे में लिखा है, पूरी किताब हाल के सीगे में है। बस यही है, और इसी चीज़ ने मुझे बताया। लेकिन अब जो मैं लिख रही हूँ अपनी आप बीती वो लिख रही हूँ, और वो जारी अप्रैल तक नहीं, अप्रैल तक आएगी वो। उसमें बेशक मैंने सारा अपना कच्चा चट्टा खोल दिया है, और कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत को मैं नहीं कहूँगी। अच्छा। इसलिए कि जो गुजरा है वो बयान कर दिया। अब ये अलग बात है जब कोई मुझसे कहने आएगा, लड़ने आएगा, उसका फिर मैं जवाब कैसे देती हूँ वो ज़रूरत से दूँगी। अभी तो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत
ये आसानी से। हाँ एक तरह का बयानिया है जो चलता रहता है, उसमें कोई तबसरा हमें नज़र नहीं आता। तो तुम खुद कोई अपने जैसे वाक़यात पे कोई तबसरा नहीं करें, बल्कि बयान हो रहे हैं, लेकिन उन बयान में वो जो उस कहानी है वो बहुत कुछ कहती है। वो कहानी एक पूरी ज़िंदगी पर तबसरा है। तो कुछ ऐसे वाक़यात आप बयान करें जिसमें वाकई आप समझते हैं कि आपने चैलेंज किया है सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको। पढ़ना पड़ेगा। बयान करो ना अपने कॉलेज में जो नहीं। तुमने गेट अच्छा, तोड़ा, वो- गेट खोल दिया लोगों के लिए। वो तो नहीं, ये वाक़यात ऐसे हैं कि शायद सभी इस तरह कर सकते होंगे, लेकिन जो वाक़यात ऐसे हैं जो लोग शायद नहीं करती हूँ लड़कियाँ उस उम्र में, वो वाक़यात ऐसे हैं कि मैं उनको जिस तरह लिखा है उस पर तो मैं खुद अपने आप को दाद देती हूँ कि मैंने कैसे लिख लिया। ठीक ठीक, तो दूसरे भी वो देते मैं हैं। चाहूँगी कि वो सुना दूँ। लेकिन ये कि जैसे तुम कह रही हो वो वाक़या ऐसा था कि कॉलेज में ये बस ज़ाहिर है जो उसूल होते हैं कि गेट बंद कर दिया। टाइम उस वक्त मैंने सुना नहीं, लेकिन दूसरे दिन मैं पहुंची तो गेट बंद था, बाहर लड़कियां खड़ी थी, तो भाई गेट तो बंद हो चुका है, क्या किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, उनको किताबें पकड़ाई और दीवार पर चढ़ी और नीचे कूद गई और दरवाज़ा खोल दिया। एक हुल्लड़ मच गया। अब प्रिंसिपल ने बुलाया मुझे और सब परेशान थे, अब तो ये निकाल दी जाएंगी कॉलेज से। तो प्रिंसिपल ने तुमने क्या किया? मैंने कहा किताबें एक लड़की को पकड़ाई, दीवार पे चढ़ी, नीचे कूदी, गेट खोल दिया। वो बताइए कि मैं डरती या काँपती। तो वो हाँ इधर अच्छा सॉरी 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 तो उस पर अच्छा तो उसके बाद ये हुआ कि वो प्रिंसिपल पहले हैरान हो के मुझे देखती नहीं, लेकिन फिर हंसने लगी और फिर कहने लगी अच्छा जाओ। बाहर लड़कियाँ इस इंतज़ार में खड़ी थी कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के कॉलेज के वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ और वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी में ऐसे आई कि जो बहुत ही मैंने मासूमियत से उनको खेला या झेला, वो उसका लिखना जो है बहुत मुश्किल था मुझे, इसलिए कि मैं उसको बयान कर रही थी और उसके लिए नस्र की खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी था। उसको अगर आम ज़बान में बयान कर देती तो वो बिल्कुल झूल जाता वो किस्सा। लेकिन ये कि उस वक्त खैर आप जिस वाक़े के बारे में बात कर रही हैं वो चाइल्ड मोलेस्टेशन का किस्सा है जो हमारे माशरे में बेइंतहा आम है। और ये एक बात है कि ना सिर्फ ये कि अज़रा ने ये बात बयान की है, बल्कि कश्फ नाहिद की किताब में भी ये है और अतिया की किताब में भी है। तो सभी ख़वातीन जो है वो आमतौर पर इससे गुजर रहे हैं। नहीं उसका नहीं, एक और इससे पहले के दो किस्से ऐसे थे हाँ लोगों जो पढ़ के बताए जा सकते हैं। ठीक। शीन फर्रुख जिनकी किताब अभी आई है, जिनकी किताब का नाम है जीने का जुर्म। तो इस नाम से ये पता चलता है जैसे कि आप एक किताब मतलब एक बात जो मैंने आपके किताब के बारे में नोट की है अभी वो ये है कि आप जैसे कि इंतज़ार हुसैन साहब ने आपके ऊपर कॉलम लिखा तो उसमें लिखा कार्विंग अ प्लेस इन अ मैंस वर्ल्ड। तो ये तो हमें नज़र आता है कि शुरू होती है वो बचपन की दास्तान से और उसके बाद पूरी आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी में एक अपना मकाम जैसे आपने बनाया उसकी दास्तान है। एक रवैया में ये नज़र आता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं सब लोगों की तरफ, जबकि आपने किताब का नाम रखा है जीने का जुर्म। खैर आप अपनी किताब के बारे में बताइए, फिर हम इस मौजू पर भी कुछ बात करेंगे जो भी आप इसमें से कुछ कहना चाहें। तनवीर, आज का जो इस वक्त का मौजू है जग बीती और आप बीती, वो लास्ट डॉन के बुक्स एंड ऑथर में आई थिंक दैट गर्ल मस्ट बी हियर क्लेयर चैम्बरलिन ने एक कॉलम लिखा है जिसने उसने कोट किया है साउथ अफ्रीका के क्वेसी के इस बात को कि ऑल स्टोरी टेलिंग इज ऑटोबायोग्राफी एंड ऑल ऑटोबायोग्राफी all autobiography is storytelling and all writing is autobiography। तो मेरा ख्याल है कि जो मैंने ज़िंदगी में बहुत 20-30 साल जर्नलिज्म में लिखा उसमें कहीं ना कहीं तजुर्बा
और ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा उसमें आता है, कुछ रिसर्च करते हैं, लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो सब कुछ आपके अंदर होता है, वो उसमें इट कम्स लाइक दैट। तो इसमें एक बात जो मेरे ख्याल है ये ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखी, उनमें ये है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जब हमने एक्टिविज़म की जिसमें अतिया, विश्व, अजरा, जो सम एक्सटेंट, अनीस हारून इधर बैठे हैं, हम सब ने मिल के काम किया, लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल की तो मुझे लगा कि ये हम जो बातें बताते हैं इट्स ए होक्स, क्योंकि ये तो नुकसान देती है। मैंने जितने भी दुख उठाए वो जुर्म ये था कि मैंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल की, वो अचीव की, तो ये मेरा जुर्म था, मेरी अचीवमेंट्स वो। और मैं आपको 2 पैरे सुनाती हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। ये इसकी बिगनिंग है। आपके कैक्टस ने ज़्यादा फूल नहीं दिए, गर्मियों के मौसम में आसमान ज़्यादातर अब्र आलूद रहा। ये पूरा बरस इस इंतज़ार में रहता है कि कब लू चले, धूप इस कदर रोशन और तेज़ हो कि उसे दिन भर झुलसाती रहे। उस रात ये बहुत इसलाता है, अपने बाजुओं पर सफ़ेद फूलों के गजरे सजाकर मौसम की सख्ती जो मेरी ज़िंदगी थी के ख़िलाफ़ अपनी बर्दाश्त और कामयाबी पर सरशार नज़र आता है। बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि अगली सुबह खिड़की के बाहर कुमलाए हुए फूलों को देखकर अपने तगाफुल पर शर्मसार हुई। वो कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। और कल रात इतने फूल खिले थे और मैंने उन्हें देखा तक नहीं। मैं कभी कभार अपने छोटे से बागीचे के इस हिस्से में आकर बैठ जाती हूँ जहाँ से नारियल, बांस और कैक्टस सब नज़र आते हैं। मुख्तलिफ आबो हवा में पनपने वाले ये पेड़ पौधे मैंने अनजाने में एक जगह जमा कर लिए हैं, जैसे ज़िंदगी के तज़ादात गुज़रे हुए बरसों में खुलते रहते हैं। ज़िंदगी में जिद्दोजहद की जिसका एहसास मुझे इंतज़ार हुसैन ने फिर से दिला दिया, लेकिन मेरे सामने एक साहब बैठे हैं जिन्होंने एक जुमला फेंका था कि कारोकारी किया जाना था। मेरे पे जब बहुत सख्त मेरी ज़िंदगी पे जब अटैक हुआ था, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं परेशानी में बैठ के ये सोच रही थी कि मेरा क्या कसूर था, और मैंने ये लिखा कि मुझे उन बेनाम कब्रों से, उस पर मैंने रिसर्च की थी, आई रोट ए बुक कारी ज़ख्म ऑन दैट, कि मुझे अगर मैंने वो किताब ना लिखी होती तो मेरे लिए अपना ये दुख बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल होता। मुझे उन बेनाम कब्रों से आवाज़ आती है कि हमारा क्या कसूर था, और मेरा भी कोई कसूर नहीं था। वाह वाह। किताब का लास्ट पैरा, बाकी उसमें जो है वो बात की बात, खुराफात नहीं है। नाहवार रास्तों पर चलते चलते चोटें खाई जो वक्त के साथ मिटती चली गई। ज़मानों के नारवाइयों का एक अच्छा पहलू ये था कि उनके सहने से एक ताज़ा कुव्वत हासिल होती थी, लेकिन मेरे वजूद को ये नुकसान पहुंचा कि इंसान के ज़र्री मकूले की हुआ है मुझे झूठे नज़र आने लगे। कुछ हमारा बेड़ा गर्क मौलवियों ने किया, कुछ हालात ने किया। अच्छाई पर एतबार नहीं रहा। कैक्टस के खारदार जिस्म पर फूल खिलने की आस बाकी नहीं रही कि झुलसाने वाली तपश ना ख़त्म होने वाली लगती है। इसके बावजूद मैं पसपा नहीं हुई। आई हैव नॉट गिवन अप।
थैंक यू। बात इसमें आपने कही कि जिस तरह से मतलब ऑटोबायोग्राफी जो लिखी जाती है तो वो एक कैथारसिस एक हमारा हो जाता है उससे कि अगर आप कारी ज़ख्म ना लिखती हैं या ये किताब ना लिखती तो वो आपकी तकलीफ़ जो है वो दूर ना होती। तो अब किश्वर नाहिद ने भी एक किताब लिखी जो सारी सब जगह मकबूल हो गई, बुरी औरत की कथा। हालांकि ये किताब एक ऐसा लग रहा है कि बुरी औरत ये खुद है, लेकिन ये ऐसा उस किताब को पढ़ के नहीं लगता। तो उस किताब को पढ़ के ही लगता है कि इन पर मतलब उस किताब में एक मनफी हमें तासुरात लोगों के बारे में मिलते हैं। लेकिन क्या आप इस किताब में अपने आप को या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लिखी है या उसमें या कैथारसिस के लिए लिखी है या अपनी दास्तान बस सुनाना चाहती हैं आप? ये जज साहब की अदालत में मेरी पेशी है और ये मेरी पेशी पहली दफ़ा नहीं है, मेरी हर साल हर दफ़ा होती है। और इस किताब की मानवियत तलाश की जाती है कि बुरी औरत क्यों है। बुरी से मुराद होता है जो बेड बदलती रहे, और कोई मतलब नहीं दिया जाता इस मुल्क में, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से। मुझे 1970 में से ऑर्डर हो रहे थे बार बार के खुद नविश्त लिखें, खुद नविश्त लिखें, खुद नविश्त लिखें। वही समझ में नहीं आता था। मैं नोट्स माइक सामने। अच्छा अब आ रही। मैं नोट्स लिखती रहती थी, बनाती रहती थी। फिर मुझे बेलाजियो से, रॉकफेलर फाउंडेशन से इनविटेशन आया कि आप 6 हफ्तों के लिए हमारे पास आएँ और यहाँ आप ये क्या लिखना चाहती हैं जिसको कि हम आपके लिए बुला रही हूँ। मैंने कहा अब औरत की, उस वक्त मैं 50 साल की हुई थी। मैंने कहा मैं औरत की 50 साल ज़िंदगी में जो कुछ बीता है उसको मैं लिखना चाहती हूँ और वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने कहा फ़ौरन आ जाओ। मैं चली गई। अब मैं चली तो गई और वो पुलंदे भी साथ ले गई जो सारे मैंने नोट्स की शक्ल में रखे थे। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो अपनी टेबल के अलावा कहीं बैठ के लिख नहीं सकती, ये बनेगा क्या मेरे साथ। लेकिन वो इतना खूबसूरत सेंटर था वहाँ पे 6 हफ्तों के लिए एक वक्त में 22 अदीबों और इंटेलेक्चुअल्स और अदरवाइज लोग राइटर्स को बुला के रखा जाता है और वहाँ आपको ना हंडिया पकाने का सोचना है, ना आपको बिजली का बिल देना है, ना आपने बच्चों को मारना है, ना शौहर से लड़ना है। तो वो वहाँ पे सबके सबके अलग अलग बेडरूम और अलग अलग स्टडीज़ है और आप चाहें तो सारा दिन ना आएँ, आप चाहें तो रात को ज़रूर आएँ और एक दूसरे से नोट्स शेयर करें। तो इतने खूबसूरत एटमॉस्फेयर को देख के मैंने जाते ही पहले ये काम किया कि डिनर अटेंड करने से पहले अपने पुलंदे खोले। और फिर मुझे ये नहीं याद कि मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत 6 हफ्ते आए हों जितने वो 6 हफ्ते खूबसूरत थे कि मैंने अपने आप को ज़िंदगी में पहली दफ़ा बतौर राइटर इम्पोर्टेंट भी महसूस किया, सुकून से भी महसूस किया और ये आसाइश भी महसूस थी कि मैं रात को 2 बजे उठ के लिखना चाहूँ तो लिख रही थी, मैं रात को 3 बजे लिखना चाहूँ, मैं सुबह 4 बजे लिखना चाहूँ। क्योंकि घर पे तो होता था फलां की आँख खुल जाएगी, फलां की नींद ख़राब हो जाएगी, फलां को गुस्सा आ जाएगा। यहाँ कोई मेरे साथ नाराज़ होने वाला, ये गुस्से होने वाला नहीं था। अब किताब मैंने लिख ली। मैंने 1200 सफ़े को 200 सफ़े में मुंतकिल किया। शायर होने की वजह से ये इज़्ज़त हमने ज़रा आपस से सीखा हुआ है, तो किस तरीके से मुख्तसर बात की जाए तो वो किया और उसके 2 वॉल्यूम बनाए। एक वॉल्यूम इंडिया भेज दिया, एक वॉल्यूम पाकिस्तान भेज दिया। इंडिया वालों ने यह गज़ब किया कि 1 महीने के अंदर जब तक मैं वापस आई किताब छप के आ चुकी थी। अब वो किताब पाकिस्तान वाले जो थे वो डर रहे थे कि नाम ही से डर रहे थे कि बुरी औरत की कथा क्या छापेंगे लोग, ये तो क्या समझेंगे लोग। इतनी देर में पता चला कि इंडिया से कोई 2000 के करीब किताब स्मगल होकर यहाँ घरों घरों में बजती जेवर की तरह बांटी जा रही है और पढ़ी जा रही है। और फिर ये कि उसमें क्या तलाश किया जा रहा है कि ये बुरी औरत कहाँ कहाँ से है, ये तलाश करो। अब जब मेरे पब्लिशर ने ये देखा कि ये किताब तो बड़ी बिक रही है तो वो सारे नाज़ो नखरे और जो उनको वो थी तकरीबकारी का मेरा इरादा उनका, वो सब का सब ख़त्म हो गया और उन्होंने जल्दी से किताब छापने का इरादा कर लिया। अब जब उन्होंने इरादा कर लिया तो मैंने उसमें तस्वीरों का इजाफ़ा कर दिया और अपने निकाहनामे का भी इजाफ़ा कर दिया और उसमें वो 2-4 खतूत भी जो वो शाये कर दिए। तो उस पर जब मेरी बहुत सी लिबरल दोस्तों में से, जिसमें से बहुत सारी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा
तुमने निकाहनामा इसलिए शामिल किया है ताकि लोग ये कहें तुम भागी नहीं थी, तुमने बाकायदा शादी की थी। तो मैंने कहा तुम लोगों को किसी को नहीं पता चला कि उस निकाहनामे पे मेरे वकीलों के दस्तखत हैं, मेरे यूसुफ के वकीलों के दस्तखत हैं, यूसुफ के रिश्तेदारों के दस्तखत हैं, मेरे रिश्तेदारों के दस्तखत हैं। अगर नहीं है दस्तखत, सिर्फ मेरे नहीं है। उस ज़माने में वो जो निकाहनामा पहले था, अब नहीं, वो जो लगता था मुग़ल सल्तनत का हुक्मनामा है, वो निकाहनामा था और उसमें मेरे दस्तखत नहीं थे। और मैंने इस बात को जताने के लिए उस निकाहनामे को शामिल किया था। लेकिन मुझे बड़ी उससे दुख से कहना पड़ता है कि किसी एक्टिविस्ट ने भी इस चीज़ को नहीं समझा और सब ने तरह तरह की बातें निकाली। अच्छा, अब क्या बातें निकल रही हैं? अब बातें ये निकल रही हैं कि तकाबुल हो रहा है, मवाज़ा या नीसो तबीर हो रहा है कि इंडिया वाले एडिशन को सामने रखो और पाकिस्तान वाले एडिशन सामने रखो। इसमें कुछ कम कर दिया गया है। भाई इंडिया वाले एडिशन में तस्वीरें नहीं है, निकाहनामा नहीं है, इसमें तस्वीरें नहीं, कोई चीज़ काट दी गई है। मैंने कहा सिर्फ एक नाम था वो सलमान रुश्दी का, वो वहाँ इंडिया के में छपा है और यहाँ पे उन्होंने कहा सलमान रुश्दी का नाम नहीं छापना, वो नहीं छपा है। और बाकी ये कि जो कुछ उस किताब में है वो वही किताब है जो आज तक बिक रही है और अभी तक सारी दुनिया दुर्दारा की मैं शुक्रगुजार हूँ, बैठी हुई है। इन्होंने इसका तर्जुमा किया था और तर्जुमा करते हुए इनको इतने मसाइल दरपेश थे। मसलन मैंने लिखा मैं अम्मा जो थी ससुराल जब आई तो दरिया में नीम का पेड़ जमाने आई थी। अब ये कहे मैं इसका तर्जुमा कैसे करूँ? उसी तरह से पजमियाँ जगह जगह, जब मैं छोटी सी अब्बा के पास जेल में जाती थी, पजमियाँ उठे, पजमियाँ क्या होती है? अब मैंने बताया पजमियाँ क्या होती है। फिर ये कि मैंने अम्मा जो कि तीसरी या चौथी बीवी थी मेरे अब्बा की, वो बाकी मर गई थी, ये नहीं था कि मुगलों के अंदाज की थी, तो वो उनकी सौतेली बेटियाँ थीं। तो फिर उनके साथ गुजर करते हुए मैंने फ़िक्रा लिखा था कि सब्र के कटोरे का पानी बार बार ख़त्म हो जाता था। अब फिर दुर्दाना को मुसीबत पड़ गई कि अब इसको, इस सब्र के कटोरे के पानी को मैं कैसे बदलूं। लेकिन इतना मज़ा आता था कि हर रोज़ हमारी 2-3 दफ़ा बातें होती थी, 2-3 दफ़ा तर्जुमा, बहुत से तर्जुमे के सेशन के भी लोग होते हैं, तर्जुमा करते वक्त इतनी मुसीबत। और फिर ये मैंने अंग्रेज़ों के नाम उर्दू में लिखे थे, ये अंग्रेज़ों के नामों की स्पेलिंग तलाश करती हुई लाइब्रेरीज से लाइब्रेरीज फिर रही थी, तो ये होता रहा। तो इसको 93 में छपी थी किताब, 20 बरस हो चुके हैं इस किताब को और 20 एडिशन निकल चुके हैं और इसका नाम जो है ना वो मैं रॉयल्टी की शक्ल में कैश कर रही हूँ। वाह, बहुत खूब। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, कुछ हम और गुफ्तगू करते हैं इस मौजू पर, तो उसके बाद हम ओपन करेंगे फोरम को। तो अब मेरा सवाल ये होगा कि आप लोगों ने ये लिखा किसी एक मकसद के तहत ना लिखा हो या कुछ भी, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़, और ये इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ऑल राइटिंग इज़ ऑटोबायोग्राफी जो कहा गया है। लेकिन ज़ाहिर ऑटोबायोग्राफी जब हम लिख रहे हैं तो एक बिल्कुल ही वाज़ेह तौर पर एलानिया कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है, वरना तो शायरी में इस्तारे आ जाते हैं, हालांकि वो भी पर्सनल होती है। तो इसमें कहीं एक फ़ख्र का उन्सर शामिल है बहुत कि भाई हमारी ज़िंदगी है, ये ऐसी है कि हम इसको बयान कर सकते हैं, और कहीं दूसरों के लिए तासुब भी आ सकते हैं इसमें। तो ये हमें इसके बीच में कहीं अपना रास्ता बनाना होता है। तो जो मकसद आपका था या इससे कुछ जो हासिल हुआ वो क्या था? क्या आपने सोचा कि क्या ये हम लिखेंगे तो क्या उसका अचीवमेंट होगा? नहीं, वो मकसद तो बताएंगे। औरतों की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको लिटरेचर में नहीं शामिल किया जाता था। इसके अलावा जितनी भी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी मैन की, हीरोज़, बड़े सियासतदान, बड़े स्कॉलर, औरतों की वो ये समझते थे कि भाई अपनी ज़ाती बातें करती रहती हैं। 60s के बाद औरतों की ऑटोबायोग्राफी को लिटरेचर में शामिल किया गया, जिसकी एक मिसाल आज KLF में ऑटोबायोग्राफी पे डिस्कशन हो रही है और उसको लिटरेचर में शामिल किया गया। उसकी वजह ये भी है कि औरतों के मौजू बदले हैं। ये वो सिर्फ घरेलू नहीं रही, वो उसने बाहर की दुनिया देख ली है। हमारे मुल्क में
हर तरह के बुरे हालात होने के बावजूद अमली ज़िंदगी में औरत नज़र आने लगती है। कुछ लोग नहीं लिखते, कुछ लोगों ने लिख दिया, तो ये एक प्रोग्रेसिवनेस है औरतों के बारे में, पाकिस्तान की औरतों के बारे में। ये अचीवमेंट में कहूँ। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि हाल ही में अभी एक आध हफ्ते पहले ही एक रऊफ़ पारेख साहब ने एक लिस्ट बुक्स एंड ऑथर्स में एक डॉन में कोई मजमून छापा जिसमें 10 बेहतरीन खुद नविश्त के बारे में, तो उसमें किसी भी औरत की कोई नहीं थी। लेकिन एक बात और है कि जब सबसे पहली जो उर्दू की समझी जाती है वो ऑटोबायोग्राफी वो है काला पानी, जो मोहम्मद जाफ़र थानेसरी ने लिखी थी। लेकिन वो 1885 में लिखी गई थी, और 1887 में ही एक शहरबानो बेगम जो नवाब अली ख़ां पटौदी, अकबर अली ख़ां पटौदी की बेटी थी, उन्होंने, मतलब वो साथ साथ ही चल रही है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैप है। उसके बाद हम देखते हैं कारे जहाँ दराज है और कागज़ी है पैरहन, और ये इसमें चुख्ताई की, ये सारी मतलब छपना शुरू हुई। और उसके बाद औरतों ने उर्दू में मेरे ख्याल है 400 बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं और लिखी जा रही हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद औरतों की ऑटोबायोग्राफीज़ की भी हैं। अदा जाफरी ने लिखी। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है आज भी एक किस्म का तासुब बाकी है औरतों की ऑटोबायोग्राफी से, जो इसी तरह कम हो सकता है कि जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जाए। हाँ, नहीं, ये तासुब जो है ना, ये तो अमृतधारा की तरह सारी तनकीद में चलता है कि जब पूरा तनकीद का मजमून होता है तो उसमें एक पैराग्राफ में 10 औरतों 15 औरतों के नाम जो हैं ये भी लिख रही हैं, दे ऑल्सो रैन वाली बात होती है, लिख दिए जाते हैं। इस पर बहुत मोतरज़ हुए हैं हम सब के सब। और जब से तनकीद लिखी जाती है, दबिस्तान तनकीद में औरतें जो हैं वो एक कॉर्नर में पड़ी हुई निकल आती हैं। मेरी किताब तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे पास पर्दे में नकाब पोश बाकायदा औरतें आके मेरे सामने आके नकाब उतार के पहले अपने आंसू बहा के फिर मुझसे किताब के बारे में बात करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी वही ज़िंदगी बीती होती है जो मैंने लिखी हुई है। मैंने खुद रहमी नहीं की, न मैं कभी खुद रहमी करने वालों को पसंद करती हूँ। खुद रहमी नहीं करनी चाहिए, आपको सोचना ये चाहिए कि मेरे इस सुराख में से रोशनी चाहिए मुझे कि एक कागज़ का पुर्जा चाहिए। अगर मुझे लिखना है तो मुझे कागज़ का पुर्जा चाहिए, और अगर मुझे माशरे को ठीक करना है तो रोशनी चाहिए। मैं इन दोनों की तलाश में लिखती हूँ। आपने क्यों लिखी है अज़रा? अभी आपने वैसे बताया था ये, मैंने बताया कि मेरा बचपन मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें एक आज़ादी थी, वो आज़ादी जब मुझसे छीन ली गई, जो माशरे में छीन ली जाती है ना, यहाँ तो मर्द भी आज़ाद नहीं है तो फिर औरतें बेचारी, तो जब वो छीन ली गई आज़ादी मुझसे, बुर्का पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं झाँको, वहाँ नहीं झाँको, तो फिर मैं उस वक्त अपने उस बचपन में उतर जाती थी जिसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। पिटाई तो होती थी, लेकिन वो जो मज़हब झेल के आती थी बाहर से, उसमें मैं मज़े में रहती थी। लिहाजा वो मुझे उसको लिखना पड़ा। और औरतों का लिखना ही एक आज़ादी की बात है। तो मेरा तो ख्याल है अदा जाफरी ने जब अपनी बचपन की कहानी लिखी है, जो रही सो बेखबरी, जो उनकी खुद नविश्त है, और शुरू किया है उसको, तो वो भी एक जुरतमंदाना कदम है बहुत कि कोई औरत शायरी करे और शायरी से बढ़कर अपनी दास्तान लिखे। लेकिन इस तरह की बाग़ियाना किस्म की तहरीरें जैसे कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हैं, उनमें कोई ऐसा रिग्रेट है? आपसे पूछती हूँ या कि जो आप चाहते हो कि आप लिखें और आपने ना लिखा हो? नहीं, मैंने इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं लिखी। 42 साल तक की ये जो मुझे जो भी वाक़यात पेश आए थे वो मैंने लिखे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैं कभी डायरी नहीं लिख पाती, हमेशा डायरी, और ये सारी अज़ियतें मैं साथ लिए घूमती थी। तो उसमें यह था कि जो दर्द की शिद्दत थी वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, और जो माजी था वो किसी तरह से मुझसे छुटता ही नहीं था। मतलब हर वक्त मुझे जो है ना वो महरूमियाँ, वो दर्द, वो सारी शिद्दत मुझे इतना ज़्यादा वो थी। लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा बेहतर फील हुआ,
और उस वक्त ज़ाहिर है मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मैं जग बीती लिख रही हूँ, मगर जब लिखने के बाद मैंने पढ़ा तो वो जो मेरी आप बीती थी वो एक तरह से मेरी जग बीती भी थी। और मैंने ये भी महसूस किया कि ये तजर्बात जिनसे मैं गुज़री हूँ वो एक औरत होने के नाते मैं इनमें से गुज़री हूँ, और वो एक औरत ही गुज़र सकती थी कि किस तरह से देहात में एक मुल्ला के घर में पैदा होने वाली बच्ची और किस तरह से वो आगे जाने के ख्वाब देखती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रहीं। और उसके बाद जो है बाद में लिखने के बाद मैंने इस तरह से अच्छा महसूस किया। बाकी ये रहा था कि तबसरे बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कुछ तबसरे अगर छपे हैं या लोगों ने मुझे फ़ोन पर कहा है वो इतने जाहिलाना किस्म के थे कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो लोग इसमें से इस ऑटोबायोग्राफी से ये पॉइंट उठाएंगे। तो वो इतने थे जिनके जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझ रही थी। बाकी ये बात। ज़रा कोई आप कमेंट करना चाहेंगे आप किशोर? मुझे इस किताब ने बहुत सी रोशनी शाखें निकल आई अपने अंदर की। बहुत से लोगों ने कहा इतने लोगों को जानती हो, इतना कुछ होता है तो उनके बारे में लिखो। तो फिर मैंने मेरी किताब शनासाइयाँ रुसवाइयाँ इसलिए मैंने मुरतब की। वो उसके लिए भी लोगों ने यही कहा कि अच्छा ये कुर्बतें थी, अच्छा इस तरीके से कुर्बतें थी। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि स्कैंडल बनाते हुए जब लोग बताते हैं तो मुझे उनकी सुन के बड़ा मज़ा आता है। तो वो सब सुनती रही। उसके बाद फिर मेरे अंदर एक शख्स जागा जो ग्रेड 16 में मुलाजिम हुआ था और ग्रेड 21 में रिटायर हुआ, और जिसके साथ ज़ियाउल हक़ के ज़माने में बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई और नौकरी के हवाले से तो इतनी ज़्यादतियाँ हुई कि कहा जाता था कि तुम खातून हो, तुम्हें क्यों बुलाएं मुशायरे में, या तुम्हें क्यों बुलाएं नात गोई के लिए, या तुम्हें क्यों बुलाएं मीटिंग में, क्योंकि अकेली खातून तुम ऑकवर्ड महसूस करोगी। तो मैं कहती थी मैं क्यों ऑकवर्ड महसूस करूँगी, ऑकवर्ड महसूस करें तो आप करें, मैं तो आऊँगी मीटिंग में। तो जब मैं मीटिंग में जाती थी तो हर एक बंदा जो था कोशिश ये करता था कि मेरी तरफ थोड़ा सा सरक के बैठे ताकि मुझे उसके पसीने की बदबू आ सके। तो ये सारे वाक़यात जो थे उसने मुझे ये किया कि अब मैं लिख रही हूँ, और जो लिख चुकी हूँ वो है किशोर नाहिद की नोटबुक। नौकरी के वो सारे लवाजमात और सारी बातें जो मैंने अपने कोई 17 मेरी एक्सप्लेनेशंस हुई थी और 4 दफ़ा मैं सस्पेंड हुई थी और 2 दफ़ा वो इसलिए बनाई गई थी। वो सारे वाक़यात को कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया उन दिनों में मैंने, ये सब मैंने लिखा है। वो मंजर आम पर इस साल के एंड तक आ जाएगी। कि आज़ादी की ख्वाहिश हर इंसान करता है, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और कुछ आज़ादियाँ हासिल करते हैं। ये ख़ुद नविश लिखना एक बहुत आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो कुछ ख़वातीन ने उठाया है, और दूसरे लोगों को भी ये हौसला दिया है कि वो आगे बढ़ें इस रास्ते पर। तो अब हम ओपन करते हैं इस फोरम को क्वेश्चंस के लिए। प्लीज़ रेज योर हैंड्स, वी हैव 15 मिनट्स। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप लोगों ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी और जिस जनरेशन में आप गई थी, यू वर ब्रेकिंग द बैरियर और आप निकल रही थी टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। आजकल की नस्ल में बच्चियां बहुत आज़ाद हैं, लेकिन एक ये जो नस्ल है इनके जो माइंडसेट है सोशल सोसाइटी का आगे वो नहीं क्लोज करता जा रहा है। हम बहुत आगे इस्लामाइजेशन की तरफ भी निकल रहे हैं। तो आजकल की बच्चियां जब ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी उनको क्या हिदायत देंगी आप? हिदायतनामा खाविंद और हिदायतनामा बीवी जो है ना वो लिखने के ज़माने गुजर गए। जुबैदा आपा के ज़माने भी गुजर गए। अब टोटकों की भी ज़रूरत नहीं है। अब अजरा से सुनो क्या ज़रूरत। नहीं, मैं हिदायत के लिए तो कभी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी उनसे आप ये कहें अगर वो आपकी बच्चियाँ हैं कि करीब करो, ज़िंदगी गुजारो और खुल के गुजारो, हम तुम्हें आज़ादी देते हैं। बल्कि कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बच्चियों से नहीं कहा कि हम तुम्हें आज़ादी देते हैं, बल्कि मैंने उनको ये बताया कि मैं इतनी आज़ाद थी, तुम तो इतनी भी आज़ाद नहीं हो। फैक्ट है, मैंने ये बताया बच्चियों को। मैंने कहा मैंने लव मैरिज की
तुम लव मैरिज भी नहीं कर रही हो। वो कई साल तो बहुत बुराती रही कि खुद गलत काम किया तो हमें भी कहीं नहीं गलत काम किया। तो आप इतनी छूट दें उन्हें कि वो जो कुछ कर रही है उसमें बड़ा इत्मीनान है। इवन वो अगर गुनाह भी कर रही हैं तो वो कहें कि हाँ हम इंसान हैं, हमसे सजा हुआ गुनाह। समझ आई? हिदायत देने की जरूरत है। एक तो ईश्वर साहिबा से है कि 20 साल पहले जी 20 साल पहले जो किताब लिखी गई बुरी औरत की कथा, तो क्या 20 साल के बाद भी वो बुरी औरत वैसी बुरी औरत, या अब माशरा उसको अच्छी औरत भी समझने लगा है? और बात यह है कि बुरी औरत की डेफिनेशन जो इंसाइक्लोपीडिया ईश्वर नाहिद में लिखी गई है वो ये है कि हर वो औरत या मर्द या बेटी या बेटा जो पहला एक्शन लेता है खानदान में, वो तो खानदान की नाक कटवाता है ना, लेकिन उसी कटी हुई नाक को जोड़ने के लिए फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले शेर लिखा जहरा आपा ने तो इनको कहा गया, हमने खुद सुना अपने बचपन में, कोई लिख के देता होगा, ऐसे शेर थोड़ी कह सकती है। मैंने जब शेर लिखे तो मुझे भी कहा गया, पता नहीं कौन लिख के देता है। अंदलीब शादानी ने तो मुझे ये तक कहा, मैं ढाका गई तो उन्होंने कहने लगी एक बच्ची है वहाँ पे, कोई खातून है, बड़े पुख्ता शेर कहती है, उसका नाम ईश्वर नाहिद है। मैंने कहा जी मैं मिली हूँ उनसे, वो बहुत बड़ी बुजुर्ग खातून है। हाँ लगता यही है। तो मैं ज़रा ख़त्म कर, तो वो जो भी शख्स ख़ानदान में पहला होता है, मैं पहली फर्द थी जिसने के मास्टर्स किया, पहली फर्द थी जो सिविल सर्वेंट बनी, पहली फर्द जिसने नौकरी की, अपनी मर्ज़ी से शादी की, ये सारी बुराइयां मैंने की। ऐसी बुराइयां मेरी सारी दोस्तों ने और सारे मर्द दोस्तों ने भी की हुई हैं, तो इसलिए वो सारे बुरे हैं और मैं भी बुरी हूँ। और इसी मैंने नज़्म लिखी थी, असी बुरियाँ में लोग को। और वैसे अगर हम अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम बुरी यही रखते जो कि ईश्वर का है तो चल जाता, क्योंकि हम भी कोई कम बुरे नहीं थे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुरी औरत नहीं थी, ये है ही नहीं। अब इनको कुछ करना था ना, तो इन्होंने किताब लिखी जिसमें अपने को पूरी तरह बुरी औरत बताने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी किताब में मुझे बुरी औरत नजर नहीं आई। तो ये इस पर आज भी कोड़ती होगी कि मैंने अपने को बुरी औरत नहीं साबित किया। और ये बुरी औरत मतलब जो लाइफ इनकी है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुरी औरत है, बल्कि मुझे लगता है कि आज़ाद होशमंद दानिश्वर औरत है जो बहुत ही सफाकी से मर्दों की जो लाइनें हैं उनको धक्का देती हुई गुजर रही है। हाँ, इन्होंने खुद इल्जाम रखा बुरी औरत। नो, ये बुरी औरत। सवाल कोई और करे, आप कर चुके एक सवाल। क्या खुदनविश्त में तमाम सच ही लिखा जाना चाहिए या कुछ छोड़ भी देना चाहिए? ये जब आप लिखेंगे तो सोचिए ना कि आपने कहाँ मुनाफिकत बढ़ती है। सीरियस सवाल भी हो सकते हैं, सीरियस सवाल भी हो सकते हैं। अच्छा, आप सारी ख़वातीन ने जितनी बातें की कि आपने अपने ज़माने में बगावत मतलब की है, अपने चलें रवाजात की बात कर लें, जो रवाज थे, जो समाज था, आपने मतलब है कि उसके बरक्स काम किया। आप पहला कतरा बनी मतलब है कि एक नए रवाज को जन्म देने में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जो यंगर जनरेशन है या यंगर ख़वातीन है, उनके भी लिए यही मतलब है मेयारात हैं या मुख्तलिफ हैं मेयारात? किसी ने मेयारात कायम नहीं किए। अपने तौर पे जो खुद पे बीती, जो मुनासिब लगा उसको लिखा। औरत जब बाहर निकलती है तो वो उसको इसी तरह की बातें सुननी पड़ती हैं कि ईश्वर ये कह रही, कहीं भी हो, चाहे वो अजीत कौर हिंदुस्तान की हो, चाहे अमृता प्रीतम हो, जहाँ चाहे ईश्वर नाहिद हो, तो आप कोई पैरामीटर नहीं बना सकते। अभी नई नस्ल को शायद हमारे जैसी मुश्किलात बर्दाश्त ना करनी हो, या और तरह की बहुत मुश्किलात तो है, लेकिन वो उन्होंने आज खुद उस पर सरेंडर कर दिया है। ऑल द निकाब्स एंड ऑल दैट उन्होंने सरेंडर किया, जो हमने नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो नकाब में नहीं हैं, तो ये बात सब पर तो सादिक नहीं आती कि सब जैसे आपने कहा ना कि बगावत
तो मेरे ख्याल से मैंने तो कोई बगावत ही नहीं की। बगावत इसलिए नहीं की कि जिस तेज़ी से मैं आगे बढ़ती थी, सामने खड़े हुए लोग डर जाते थे, वो खुद ही रास्ता बना छोड़ देते थे मेरे लिए। मैंने 27 साल लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया और उन सियासी ग्रुप वहाँ थे, उनके साथ में जिस तरह गुफ्तगू करती थी, कभी किसी ने मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, इसलिए कोई बगावत नहीं की। हाँ, लेकिन जो कुछ कहा वो इतने ज़ोर से कहा कि 7 बदमाश, चाहे वो MKM के हों, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो क्या दूसरे, और कभी उन्होंने मुझसे हल्ला करने की कोशिश नहीं की। बगल में क्लाशकोफ लेके निकलते थे, मर्द टीचरों को जलील करते थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए कि मैंने उनको बाकायदगी से एक जगह रोक कर, अगर वो क्लाशकोफ लेके भाग रहे हैं तो उनको पकड़ा। वो बगावत नहीं थी मेरी, बल्कि ये था कि मैं एक जिंदा हैसियत है और मैं जितनी भी गुमराही है उसको, उसमें से मैं गुजर सकती हूँ। खुद गुमराह नहीं होंगी, गुमराही से गुजर जाऊँगी, तो ये बगावत नहीं है। समझ आई? और कोई सवाल? हेलो जी, मैं एक सवाल जो है, अगर मुझे इजाज़त दी जाए, कि आप सब माशाल्लाह उस आफाकी लिखने वाले उस हद पे शामिल हैं कि जहाँ पर आप सब का लिखा हुआ वक्त, ज़माने और फ़र्द की हदों से बाहर निकल जाता है, और यकीनन वो तमाम औरतों का हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जब आपने ये ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, तो क्या क्रिटिक्स ने उन आपकी शख्सियत की ऐनक पहन के उन चीज़ों को दोबारा देखा, और क्या इससे आपके लिखी हुई पोइटिक चीज़ों पर मस्बत असरात आपको महसूस हुए, या उनको महदूद करके देखा गया? बोलूं भाई, मैंने कुछ, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी कुछ नज़में ऐसी हैं जो बोल्ड हैं, जिनको मैं बोल्ड कहती हूँ, मतलब आराम से, इसलिए कि हम ज़बानी गुफ्तगू में तो डाल देते हैं, है ना, अपनी गुफ्तगू में ले आते हैं, सेक्स भी ले आते हैं, गालियाँ भी ले आते हैं, मर्द तो कुछ भी कह सकते हैं, अब जो किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने लिखी अपनी 4-5 नज़में इस तरह की, तो हर शख्स ने मुझे कहलवाया। आखिर में मुझे गुंडागर्दी करनी पड़ी, और मैंने कहा कि जिसको जो कुछ कहना है वो सामने आए, फिर मैं बात करूँगी। आखिर ये हुआ कि इन लोगों ने मुझे घेर लिया, आर्ट्स काउंसिल में बुलाया, और एक साहब ने मुझसे कहा, जो मर चुके हैं, कब्र में हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये खातून फौश फला टमाका, माफ़ कीजिएगा, वो गाली मैं यहाँ नहीं दे सकती। मैं उठी, मैंने वो गंदी गाली बोली, 500 लोग खड़े हुए थे, मैंने उसका गिरबान पकड़ा और अपने सर को जब उसके सर से मारने लगी तो वो हाथ उड़ा के भाग गया, और उसके बाद उसने कभी मुंह नहीं दिखाया मरते दम तक मुझे। तो इसके लिए लड़ना पड़ता है। कोई अगर आपके सामने बोलता है, लेकिन ये कि पीछे लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे और हम सुनते थे। हाँ, डराया उसी को जाता है जिसके अंदर डर होता है। किशोर उनकी बात का सवाल का जवाब दे रही थी। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि देखिए, कंटेंट्स को नहीं समझा जाता, और हमारी बच्चियां जितनी हैं उनकी हुलिये को देखा जाता है कि उसने टाइट पहनी हुई है, उसने सर पे रुमाल बांधा हुआ है, उसके जहन को नहीं देखा जाता। हमारे ज़माने में भी नहीं देखा जाता था, हम बुर्का लेडीज़ रूम में रख के डिबेट और मुशारा कराते थे, और जब वापस घर आते थे तो कोई हमें शाबाश थोड़ी मिलती थी। मैं तो डस्टबिन में या छुपा देती थी कप या आटे के कनस्तर में, क्योंकि अम्मा कहती थी आ गई हो ख़ानदान का नाम उछाल के। तो इसलिए ये बातें हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल की बच्चियों को इनकरेज किया जाता है, लेकिन साथ साथ ये है कि बच्चियों के साथ मुझे ज़रूरत है लड़कों और मेरे मर्द दोस्तों की, उनकी इमेंसिपेशन की बड़ी ज़रूरत है मुझे। तो इस वक्त मुझे मर्दों की इमेंसिपेशन बहुत चाहिए औरतों के मुकाबले में। अच्छा, सरवत का जवाब का मैं भी रिस्पॉन्स करूँगी कि लिखने के मतलब वो तनकीद छपी तो नहीं है, मगर इस तरह से आई है कि जैसे मेरी लाइफ थी कि मैंने पहले इश्क किया था और फिर मैंने शादी की अबड़ों से। तो काफ़ी हमारे दोस्त वो इस तरह से बयान करते हैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी में अबड़ो एक हीरो की तरह से आया और उन्होंने मेरा माजी नहीं देखा और सहारा दिया। हालांकि अबड़ों ने मुझे इसलिए पसंद किया, माजी या मुस्तकबिल उसके लिए बेमाना था कि मैंने
मैंने क्या किया, उसको मेरा जहन, मेरी जो है ना पर्सनालिटी वो पसंद थी तो वो किया। मगर लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मुझे सहारा दिया गया या उन्होंने मुझे इस तरह से शादी करके एहसान किया, तो ये एक तनकीद आती है जो दूसरों की तरफ से, जिसको अबड़ो खुद नहीं मानता। वैसे ये बता दें कि ये सारी किताबें बाहर अवेलेबल हैं, इनकी तफसीलात और इनकी तशरीहात लेने के लिए बाहर से किताब खरीदिए, फिर मुकालमा कीजिए। क्वेश्चन है अनीस? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए आप सब खवातीन ने बगावत की है, आप उसको डिनाई क्यों कर रही हैं? देखिए बगावत का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना दिए हैं, एक लाइन खींच दी है, मुरवजा असूल हैं उस ज़माने की माशरत के हवाले से कि आप उससे बाहर नहीं निकलेगी। जो उसके अंदर रहती हैं वो अच्छी औरतें होती हैं, जो उसको क्रॉस करती हैं वो बुरी औरतें होती हैं, और ये सिस्टम अभी तक नाफिज है। तो आप सब ने बगावत की है, हम सब ने बगावत की है। नहीं, हाँ ना, बगावत है, ये क्यों नहीं है बगावत? हमने उसको बगावत लिख का लिया, लफ्ज़ मैंने उसको इस्तेमाल किया डिनाई था और नहीं मेरा किया। ख्याल है गलत नहीं किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जरा पढ़ भी लेना प्लीज। और कोई सवाल है? कोई हमारे हाज़रीन में सवाल लात ख़त्म हो गए हैं। मैं बहुत और वक्त भी ख़त्म हो गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का, अतिया दाऊद, अज़रा अब्बास, शीन फ़ारूक, किश्वर नाहिद। इनकी वजह से एक बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल सेशन रहा। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए।